लोग आज जो है वो सेल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज इसका कुछ बेसिक चीज और इंट्रोडक्शन वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट में सेल को सब कोई जान रहे हो, सेल का जो डिफिनेशन होता है, ठीक है, वो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, यूनिट ऑफ लाइफ। देखो, और हम ये वर्ड क्यों लिखे हैं, क्योंकि हम लोग पहले भी ये जान चुके हैं कि अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका मिनिमम यूनिसेल या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब उसका सेल होना चाहिए, तभी वो लाइफ सस्टेन कर पाएगा। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब तक किसी ऑर्गेनिज्म का सेल नहीं होगा तब तक ना उसको वो स्ट्रक्चर दे सकता है और ना जो उसके लाइफ प्रोसेसिंग में जो फंक्शनिंग होता है वो भी वो कर नहीं पाएगा। उसके पहले दो तीन चीज है, समझ जाते हैं। सेल के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट इज द स्टडी ऑफ सेल? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइटोलॉजी। हाँ, साइटोलॉजी में तीन चीज आता है। पहला है फॉर्म, दूसरा है स्ट्रक्चर एंड तीसरा हो जाता है कंपोनेंट, ठीक है। फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सेल, कंपोजिशन ऑफ सेल। ये तीन अगर हम स्टडी करते हैं, सेल का फॉर्म, उसका स्ट्रक्चर एंड उसका कंपोजिशन, तो उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। एक और वर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल बायोलॉजी, जिसमें उसका सारा कुछ हम लोग देख सकते हैं, केमिकल, फिजिकल जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है, डीएनए, आरएनए, मतलब ऑलमोस्ट सारा एस्पेक्ट जो है वो अगर स्टडी करेंगे तो उसको हम कंबाइनली बोलेंगे सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टडी। अब हम लोग बात कर रहे हैं सेल के बारे में। हम क्या बताए कि सेल एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, जिसके कारण वो उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन दोनों वो मेंटेन करता है। और एक चीज है कि फंक्शनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसका लाइफ सर्वाइविंग करने के लिए उसका खुद का कुछ फंक्शन है और वो फंक्शन बिना सेल के फुलफिल नहीं हो सकता है, चाहे वो यूनिसेलर हो या हो मल्टीसेलर। पहला चीज। दूसरा चीज कि अगर हम यूनिसेलर का बात करें तो यूनिसेलर के पास एक कैपेबिलिटी है, आई मीन दो कैपेबिलिटी है। अगर एनसीईआरटी सामने है तो पहला ही है व्हाट इज द सेल है, और सेल का पहला लाइन में ही लिखा हुआ है, देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला गया है क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और जो भी अपना एसेंशियली फंक्शंस करता है वो एक सेल ही वो पूरा काम कर लेता है। जैसे हम नॉर्मली अगर बात करें लाइफ प्रोसेसिंग, आई मीन लाइफ को सरवाइव करने के लिए कुछ प्रोसेसिंग जो होता है, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, इस तरह से सर्कुलेशन है, आई मीन ट्रांसपोर्टेशन है। ये जो चार प्रोसेस है ये एक यूनिसेलर भी करेगा, ये एक मल्टीसेलर भी करेगा। और यूनिसेलर करेगा तो उसके सेल के अंदर में ही सारा कुछ होना है, ठीक है। और अगर मल्टी सेलर करेगा तो उसमें टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है, ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट होता जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली काम जो है बिना सेल के कोई भी काम नहीं हो सकता है बॉडी के लाइफ सर्वाइविंग में, ठीक है। तो सेल को इसलिए बोला गया स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसके डिस्कवरी पे जाते हैं। तो सबसे फर्स्ट सेल का डिस्कवरी कौन किया? बताओ, फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। तो रॉबर्ट हुक जो किया था तो वो सेल क्या था? डेड था या लिविंग था? डेड था। डेड था। क्यों बोला जाता है क्यों था डेड वो? चलो बताइए। में पाया गया था। दीक्षा बताओ। सर कॉक पार्ट में पाया गया था वो सेल। कॉक पार्ट कहाँ का है ये पार्ट? सर है ये पार्ट? रूट का।
रूट का पार्ट कॉर्क का कहलाता है, रूट होता है लिविंग, ए नॉन लिविंग पार्ट होता है बार्क का उसमें, बार्क का बार्क का, इसको बार्क समझो। एक्चुअली देखो सबसे पहले ये जानना है कि रॉबर्ट हुक जो डेड सेल का डिस्कवरी किया किस ऑर्गेनिज्म से, तो हम लोग उसमें क्योंकि लिविंग ही ले रहे हैं यहाँ पे, तो प्लांट, आई मीन प्लांट पार्ट से, प्लांट का बार्क पार्ट को, वो बार्क पार्ट से लेके उसका डिस्कवरी किया कि नहीं सेल जो है कोई ना कोई एक ऐसा, मतलब सेल एक ऐसा यूनिट है जो लाइफ को सस्टेन कर सकता है। तो पहला जो सेल का है वो डेड सेल था, ठीक है, डेड सेल था, उसमें मेटाबॉलिज्म हो नहीं पा रहा था, उसमें बहुत कुछ केमिकल रिएक्शन वगैरह हो नहीं पा रहा था। तब उसके बाद एक नया साइंटिस्ट आया, एवी लेवेनहॉक, एवी लेवेनहॉक, ये जो है फर्स्ट लिविंग सेल का लिविंग सेल का डिस्क्राइब किया, या फिर बोल सकते हो लिविंग सेल को बताया। अब लिविंग सेल को बताया तो फर्स्ट लिविंग सेल किसको किया था, तो एग्जाम्पल में है क्या, बैक्टीरिया, क्या, बैक्टीरिया, ठीक है। और एक प्लांट भी है, देखो प्लांट हम भूल रहे हैं नाम, ठीक है, तो बैक्टीरिया का था, ठीक है, प्लांट में हम नाम वो भूल गए, प्लांट से ही किया था। अब जैसे ये भी पूछ सकता है कि जैसे हम पूछे कि जैसे ये बताए कि नहीं डेड था तो प्लांट का, तो प्लांट का बार्क का, बट बैक्टीरिया वो कहाँ से ढूंढना था, तो ध्यान रखना वो रेन ड्रॉप, रेन ड्रॉप मतलब वाटर के ड्रॉप से ये ढूंढा था। वाटर का ड्रॉप कौन, रेन ड्रॉप, क्योंकि जब रेन का एक ड्रॉप लेके जब माइक्रोस्कोप में देखा उसको बहुत सारा यूनिसेलर बैक्टीरिया दिखा था, मतलब वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोला था, बाद में पता चला वही खोजा कि नहीं ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो फर्स्ट जो बैक्टीरिया का डिस्कवरर है वो लेवेनहॉक ही होता है, बट ये सेल के हिसाब से ये फर्स्ट लिविंग सेल किसको खोजा, बैक्टीरिया को खोजा, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे सेल ढूंढने के बाद आए रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन किस चीज का डिस्कवरी किए, आई मीन खोज किए, वो न्यूक्लियस का खोज कर दिए, ठीक है। उसके बाद आए पुरकिंजे, पुरकिंजे, पुरकिंजे किस चीज का डिस्कवरी किए, तो वो प्रोटोप्लाज्म एक वर्ड दिए थे, टर्म दिए थे, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, तो हम लोग बोल सकते हैं क्या होता है प्रोटोप्लाज्म, बताओ पुष्कर, या फिर न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। गुड, जो भी आंसर दे रहे हो सब सही दे रहे हो, न्यूक्लियर प्लस साइटोप्लाज्म। अच्छा, यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म को कैसे डिफाइन कर सकते हो, इसके बारे में कुछ बताओ, क्योंकि उधर तो समझ गए लेकिन उसमें कुछ छूट रहा है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दीक्षा बता देगी, क्या छूट रहा है दीक्षा बताओ, और पुष्कर बता सकते हो, दोनों में, कि दोनों पढ़े और हम बताए भी हैं। मेम्ब्रेन चीज में से क्या, चलो ठीक है, चलो पहले हम लोग आते हैं प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन करो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तब आगे में अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म जैसे बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, सबको हम लोग जानते हैं कि सेल जो है, हम लोग ऐसे पढ़े हैं, 9th में पढ़े होंगे सबको, सेल का 3 कंपोनेंट होता है, आउटर मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल से बना है, ठीक है, दूसरा था साइटोप्लाज्म, तीसरा था न्यूक्लियस। हम लोग दो पार्ट को ले लिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, हम उसको टर्म दे दिए प्रोटोप्लाज्म। तो बताओ ये प्रोटोप्लाज्म हम लोग टर्म क्यों दे दिए, क्या रीजन था प्रोटोप्लाज्म टर्म देने का, तो रीजन होगा, ऐसे तो दिया नहीं भाई कोई कि प्रोटोप्लाज्म दे देते हैं बस, ऐसा तो है नहीं। दिख रहा है तुम लोग को सब क्लियर ना, थोड़ा सा बैंड हो जाता है, ठीक है, और क्लियर दिख रहा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो बताओ प्रोटोप्लाज्म क्यों, प्रोटोप्लाज्म को तुम कैसे डिफाइन करोगे, या फिर क्या इसको कैसे मतलब है, प्रोटोप्लाज्म सर लिविंग होता है, लिविंग होता है, अच्छा और कुछ इसके बारे में, यस सर, और सर उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सर वो डेड होता है। हाँ चलो ये चीज है, देखो ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा, हम जा रहे हैं तुम्हारा प्रीवियस 9th क्लास, तुम लोग वहां पे पढ़ोगे तो यहाँ पे बताना था, ठीक है ना। तो सबसे फर्स्ट तुम लोग एक काम करो, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा बोर्ड जो है ना, कैमरा सही से बैठ नहीं रहा है, एक सेकेंड, क्या हो रहा है पता नहीं,
सर ठीक है, कोशिश करते हैं इसी में बताने का। ठीक है, देखो जैसे प्रोटोप्लाज्म, जब हम बात करते हैं, इधर ध्यान देना है, इधर हम साइड में बता रहे हैं, सेल, जब हम सेल लिखते हैं तो सेल जो है दो पार्ट से कंसिस्ट होता है, एक को बोलते हैं लिविंग और एक को बोलते हैं नॉन लिविंग पार्ट। ठीक है, ये हम लोग ऐसे भी आगे हम पढ़ने वाले थे, तो अभी हम बता रहे हैं क्योंकि बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा तो समझने में आसानी होगा। तो लिविंग जब है तो इसको हम लोग बोल दिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और अगर नॉन लिविंग पार्ट है तो उसको हम लोग नाम दिए हैं एपोप्लाज्म। क्या दिए हैं? एपोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म यहाँ वर्ड दिख रहा है तो प्रोटोप्लाज्म कौन दिया था? पुरकिंजे, ये वर्ड वो प्रमोट किया था, मतलब फर्स्ट एक तरह का बोल सकते हैं, दिया टर्म दिया था, कॉइन किए थे। अब प्रोटोप्लाज्म में हम न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को लिख रहे हैं, बट एक चीज यहाँ पे है कि इसका हम एक्सेप्ट न्यूक्लियर इनवेलप लिखो या मेम्ब्रेन लिखो, गलत नहीं होगा, तो हम यहाँ इनवेलप लिखे हैं। इनवेलप का भी मतलब इसलिए हम वो लिखे हैं, तो एक्सेप्ट न्यूक्लियर इनवेलप। जब हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस में क्या हम लोग पढ़ते हैं कि वो 4 कंपोनेंट से कंसिस्ट करता है। न्यूक्लियर इनवेलप, जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म है, एक होता है न्यूक्लियोलस जिसका एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एक होता है क्रोमेटिन जो कि उसका फंक्शन है क्रोमोसोम को बनाना। ये 4 कंपोनेंट से बनाता है। न्यूक्लियस जो है सारा उसका लिविंग पार्ट है एक्सेप्ट न्यूक्लियर इनवेलप। ऐसा क्यों? हम लोग न्यूक्लियस में पढ़ेंगे, उस टाइम पे तुमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूक्लियर इनवेलप को छोड़ के बाकी और जो भी कंपोनेंट तुमको बताए वो सारा लिविंग है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एक्सेप्ट न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियस में और साइटोप्लाज्म, ये दोनों को जब हम एक साथ रखते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या? प्रोटोप्लाज्म। और जो नॉन लिविंग पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपोप्लाज्म। ये है तुम्हारा मतलब डिस्कवरर। कुछ इसके बाद और कुछ डिस्कवरर है, क्योंकि देखो जैसे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सेल, फर्स्ट डेड सेल या फर्स्ट सेल का हम लोग डिस्कवरी पढ़े, इसमें कुछ मतलब प्रोसीड्यूर था, कैसे किए थे, क्या टर्म दिए थे, वो हम इसके बाद तुमको बताने वाले हैं। क्योंकि रॉबर्ट हुक जो है वो मतलब एक प्रोसीड्यूर था जो तुम लोग 9th में पढ़े होगे, और याद होगा तो ठीक है, नहीं तो हम बता देते हैं। एक्चुअली क्या है वो प्रोसीड्यूर क्या था कि बार्क जो है या फिर प्लांट का कॉर्क या बार्क डेड पार्ट होता है, मतलब सिंपल है। स्टेम पार्ट का जो ऊपर वाला छाल है, जो बोलते हैं ना कि हम लोग छूते हैं वो टूट जाता है, ब्लैकिश ब्राउनिश हो जाता है। आम का पेड़ में देखना वो बहुत सबसे अपर लेयर का छूओगे टूट जाएगा, वही बार्क होता है, छाल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो बार्क के पार्ट को लिया और वहां उसका एक स्लाइसली फिल्म एक तैयार किया गया, और वो अपना कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उस टाइम पर माइक्रोस्कोप वो अपना ही पहला बनाए थे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉनिक तो बाद में आया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाए थे और उसी में उसको स्टडी किए थे। तो एक्चुअली में वो कुछ और देखे, बट नाम उसका दिया गया सेल। वो क्यों? क्योंकि वो लैटिन वर्ड था और ये हम लोग नॉर्मल इंग्लिश वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं। लैटिन वर्ड में कुछ और नाम लिखा गया था, वो हम बताते हैं। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लो, पहले स्क्रीनशॉट लो, तुरंत ले लो। क्लियरली क्या? सर कुछ पूछना है? यस सर, कुछ पूछ। हाँ ठीक है, पहले ले लो स्क्रीनशॉट, पहले ले लो, फिर बाद में पूछना, क्योंकि फिर हम इसको मिटाएंगे। बोर्ड भर गया है, फिर समझाएंगे तो लिखेंगे कहाँ पे। हो गया? लिख लिए? मतलब स्क्रीनशॉट लिए? यस सर। ठीक है, हाँ पूछो। सर एंटोन वॉन लीवेनहुक जो बैक्टीरिया लिए थे, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है सर? नाम वो नहीं दिए थे, बस बैक्टीरिया लिखे थे। ओ ठीक है, फिलहाल वो बैक्टीरिया ही लिखे थे। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम, उसका नोमेनक्लेचर, उसका स्ट्रक्चर कौन दिया है, उसका फॉर्म, रिप्रोडक्शन, सारा कुछ A to Z जो होता है एक ऑर्गेनिज्म का, कैसे खाता है, कैसे रहता है, कैसे रिप्रोडक्शन करता है, क्या स्ट्रक्चर है, वो दिए थे लुईस पास्चर। इसीलिए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को बोला गया, क्योंकि हर एक माइक्रोब का वो स्ट्रक्चर, उसका फॉर्म, उसका कंपोजिशन, सारा कुछ वो डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, तो चलो हम लोग आते हैं रॉबर्ट हुक में थे। हम क्या बता रहे थे कि रॉबर्ट हुक जो है वो जो बार्क पार्ट को लिए थे, उस बार्क पार्ट का एक्सप्लाइसली फिल्म तैयार किए थे बहुत सारा। उसमें एक सा फिल्म को माइक्रोस्कोप में जब रख के देखे थे तो उनको दिखा था इस तरह का कंपार्टमेंट, इस तरह का दिखा था कंपार्टमेंट। देखो यहाँ दिख रहा है कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसी कंपार्टमेंट का नाम
इसी कंपार्टमेंट का नाम रखे थे, एम्प्टी कंपार्टमेंट है, इसको हम लोग एम्प्टी स्पेस भी बोलते हैं, एम्प्टी स्पेस, और इसी का नाम रखे थे सेलुला। क्या रखे थे? सेल्ला। और सेल्ला इज अ लैटिन वर्ड, सेल्ला इज अ लैटिन वर्ड। ठीक है, अब यही जो है सेल्ला लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड अल्टीमेटली बाद में इसको क्या दिया गया? सेल, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है, हमको उम्मीद है आंसर जरूर मिलेगा। तो ये पहले भी हम बताए हैं तुम लोग को। बायोलॉजिकल का कोई भी टर्म लैटिन वर्ड में क्यों लिया जाता है? कोई आंसर करो। क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है, क्योंकि वो डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज है। चलो ठीक है, वो आंसर एकदम सही है। लैटिन लैंग्वेज इज अ डेड लैंग्वेज और वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। हम लोग जो पढ़ते हैं वो चेंज हो सकता है, उसका स्पेलिंग चेंज हो सकता है। ठीक है, जैसे बोले ना बहुत सारे चेंज, जैसे एग्जांपल छोटा सा कलर, COLOUR पहले लेते थे और अब क्या है COLOR लिखते हैं। पहले SCHOOL स्कूल लिखते थे, अब SKOOL लिखा जाता है कहीं कहीं पे, वो चेंज हो सकता है। लेकिन लैटिन वर्ड डेड लैंग्वेज है और वो जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लैटिन वर्ड लेते थे, इटैलिक्स में लिखते थे, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को रूल भी दिया गया। ठीक है, सेल्ला इज अ लैटिन वर्ड, वहीं से निकला सेल। ठीक है, क्योंकि सेल्ला का मतलब होता है एम्प्टी स्पेस या कंपार्टमेंट। जब उसमें फिगर आउट किए थे, मतलब देखे थे तो ऑब्जर्वेशन, तो उनको कंपार्टमेंट में ऐसा दिखा था। ठीक है, यही है, यही इसका थोड़ा थ्योरी है कि वो कैसे सेलुला से सेल बना। ठीक है, अब देखो सेल्ला से सेल पता चल गया, उसके बाद फिर लिविंग सेल पता चल गया, न्यूक्लियस पता चल गया, हम लोग प्रोटोप्लाज्म समझ लिए। अब आता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिस्कवरर कौन है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से जो स्केलेटन है, मैथ्यू स्केलेटन एंड M स्केलेटन हम लिख रहे हैं, स्केलेटन, ये जो है प्लांट सेल का डिस्कवरी किए थे, प्लांट सेल। और प्लांट सेल का जो डिस्कवरी किए थे वो याद रखना 1838 में। ठीक है, ईयर, हाँ 1838 में प्लांट सेल को डिस्कवर किए थे। और वहीं पे स्वान जो है एनिमल सेल का डिस्कवर किए थे, ये भी सेम ईयर 1838। ठीक है, एनसीईआरटी में देख लेना, अगर चेंज होगा तो कर लेना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डाटा ऑफ साइंटिस्ट को ध्यान 39 दिया हुआ, देखें 39, तो 39 इसको यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे बुक में 38 भी लिखा हुआ है, तो एनसीईआरटी में जो 39 है, ईयर, डाटा और जो साइंटिस्ट वगैरह है वो एनसीईआरटी का ही लेना है, इसलिए 39 हम लिख रहे हैं। तो स्वान सेल एनिमल सेल का डिस्कवरी किया। अब देखो इस दोनों में मेन डिफरेंस क्या था, दोनों का जो डिफरेंस पता करना था, कैसे पता करना था? अच्छा, किसका क्या चीज ऐसा है जिसके कारण पता चला कि नहीं वो प्लांट है, वो एनिमल है? कोई आंसर करो, ये भी पहले बताया। सर प्लांट सेल में सेल वॉल होता है और एनिमल सेल में नहीं होता है। तो स्केलेटन एक बेसिस दिया कि एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस का बात किया। ठीक है, आंसर जो कर रहे हो क्या नाम है? यामिनी। यामिनी, हाँ, मतलब थोड़ा हमको लग रहा था यामिनी है, बट हमको लगा कंफ्यूज हो रहा था। चलो ठीक है यामिनी। तो ये चीज है स्केलेटन एंड स्वान। तो प्लांट सेल का जो है, प्लांट सेल स्केलेटन दिया और एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इसी बेसिस पे एनिमल एंड प्लांट सेल का भी डिस्कवरी हुआ था। बेसिस कौन दिया था, ये तुम्हारे सामने है। अब देखो, जब ये दोनों साइंटिस्ट प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिस्कवरी कर दिए, तब फिर ये दोनों मिलके एक थ्योरी दिए जिसका नाम था सेल थ्योरी। क्या था? सेल थ्योरी। तो हम लोग लिख सकते हैं who was proposed the cell theory। ठीक है ना, तो सेल थ्योरी कौन दिए थे? स्केलेटन एंड स्वान। ध्यान रखोगे इसका, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये पूछता है हमेशा। ठीक है, सेल थ्योरी कौन प्रोवाइड किए थे? तो सेल थ्योरी कौन दिए थे? स्केलेटन एंड स्वान, स्केलेटन एंड स्वान। यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे जो ईयर है ये शायद 1839 ही होगा मेरे हिसाब से, और
नहीं दिया, ये तो इसमें नहीं दिया है, तो इसको ध्यान रखना 1839। ठीक है, यहाँ पे देखने वाला बात है कि क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल का जब दोनों डिस्कवरी कर दिए तो फिर ये दोनों मिलके ही सेल थ्योरी दी, और सेल थ्योरी में जो वर्ड्स लिखा गया पहला जो मतलब क्योंकि सेल थ्योरी को फिर रिवाइज भी किया गया है, मॉडिफाई भी किया गया है, बोल सकते हैं एक्सटेंड भी किया गया है, उसके लिए कोई और साइंटिस्ट रिस्पॉन्सिबल है। पहले इसको समझ लो, वो पहला जो स्टेटमेंट दिया इस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहला था। दूसरा स्टेटमेंट था कि ऑल लिविंग सेल्स आर मेड अप ऑफ one or more than one cell। ये हुआ। उसके बाद और बहुत सारा था, मतलब ऐसा नहीं कि दो ही के बाद बहुत कुछ था इसमें स्टेटमेंट थ्योरी में। उसके बाद 1855 में एक नए साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रुडोल्फ वर्च्यू। समझ में आ रहा सबको? जो नहीं समझ में सीधा मतलब बोलना है, सब नहीं समझ में। रुडोल्फ वर्च्यू एक वर्ड दिए, ठीक है, एक स्टेटमेंट दिए, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ओमनीस सेलुला ई सेलुला, ये लिखा गया। ओमनी है, सॉरी, ओमनी सेलुला ई सेलुला वर्ड दिया। अब देखो इस वर्ड का मतलब क्या आया। इस वर्ड से ये पता चला कि all cells are arises from, बताओ यामिनी क्या होगा? pre-existing cells। हाँ, all cells are arises from pre-existing cell or product ऑफ सेल, ये स्टेटमेंट आ गया। अब जब 1855 में ऐसा स्टेटमेंट आया तब मॉडर्न सेल थ्योरी लिखा गया। आई मीन इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टेटमेंट है जो कि दिया गया, और उसमें ये सब तो इंक्लूड था। मेन जो है ये कि कोई भी सेल है, पहले ही जो सेल प्रेजेंट है उसी का वो प्रोडक्ट है, या पहले ही सेल है वो उसी से डिवाइड हुआ, मतलब उसी से वो बनना है। कभी सेल और बोला दिया गया यूनिसेलर कभी भी मरता नहीं है, क्योंकि डिवाइड रिप्रोडक्शन हम लोग ये पढ़ेंगे। यूनिसेलर जो होता है वो कभी मरता नहीं है, इसलिए नहीं मरता है क्योंकि जब वो डिवाइड करता है, रिप्रोडक्शन करता है, तो एक है तो वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट को वो फुलफिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट आया, कम से कम 8-10 स्टेटमेंट मॉडर्न सेल थ्योरी में आया, लेकिन ध्यान रखना ये एक स्टेटमेंट ही दे पाए थे। उसके बाद जो स्टेटमेंट था वो सारा स्क्लेडेन स्वान ही दिए थे। सेल थ्योरी जो है वो स्क्लेडेन स्वान के ही नाम पे है। अब ऐसा नहीं कि भाई रुडोल्फ वर्च्यू एक्सटेंड किया तो हम सेल थ्योरी में रुडोल्फ वर्च्यू का नाम दे दें, नहीं। सेल थ्योरी सिर्फ और सिर्फ कौन दिए, स्क्लेडेन स्वान का ही नाम आएगा। बट रुडोल्फ वर्च्यू का सबसे बड़ा हाथ क्या है कि ये कुछ चीज को एक्सटेंड करके वो नया मॉडर्न सेल थ्योरी जब बना तब उसमें बहुत कुछ क्लियरली डिफाइंड हुआ। जैसे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। और उसके बाद कुछ चीज है जो मेन, जैसे हम बताए कि जेनेटिक मटेरियल, कैरेक्टर्स, ये सब जो है ट्रांसफर होता है सेल टू सेल। क्योंकि अगर हम सेल को ले लेंगे सारा, तो क्योंकि सेल हमारा क्या है, जैसे गैमेट है, तो गैमेट भी एक तरह का सेल है, वो भी एक सेल थ्योरी है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बहुत सारा सेल के बारे में बताया कि बहुत कुछ, क्योंकि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड लाइफ प्रोसेस वगैरह जो भी प्रोसेस था वो सारा सेल में दे दिया गया। उस तरह से कम 13 to 14 ऐसा स्टेटमेंट है जो दिया गया है, ठीक है ना। बहुत कुछ है, जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड एंड एक्सप्रेस करता है सेल, ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन में काम आता है सेल, ठीक है। बहुत सारा एक्टिविटीज में काम करता है सेल, मतलब
सेल ही एक ऐसा पार्ट है, उस मतलब मॉडर्न सेल थ्योरी के बाद में ये डिफाइन हो गया, ये एकदम एग्जैक्टली पता चलने लगा, मतलब स्टेटमेंट में ये लिखा गया कि जो भी कर रहा है वो सेल कर रहा है, और अगर सेल नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव या लाइफ नहीं कहला सकता है, वो डेड ही कहलाएगा सेल आने इसके आने के बाद। तो मॉडर्न सेल थ्योरी में 13-14 पॉइंट्स है, तो उतना हम नहीं लिखेंगे, 5-6 पॉइंट्स है जो इम्पोर्टेंट है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसको लिखना है, ठीक है। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को छोड़ दो, अभी पहले तुम लो ये, ठीक है। हम एक वर्ड लिख देते हैं, पॉइंट, सॉरी, सेल थ्योरी was extended by Rudolf Virchow in 1855, ठीक है। Then modern cell theory states that अब जो 4-5 पॉइंट लिखेंगे उसको तुमको मतलब ये करना, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, सारा तो दिख रहा होगा, हाँ स्क्रीनशॉट लो, फिर मॉडर्न सेल थ्योरी 4-5 पॉइंट लिखेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेना, तो डिस्कवरी खत्म हो जाएगा। सर ये जो स्वान थे सर, वो प्लांट सेल में सेल वॉल भी तो डिस्कवर किए थे सर। स्वान सेल ना, स्वान सेल तो एनिमल सेल किए थे सर, एनसीईआरटी में सर लाइन लिखा हुआ है सर। एक सेकंड रुको, देख लेते हैं, हाँ बोलो कहाँ पे है सर? रुकिए एक सेकेंड, तो लिखा हुआ है सेल्स हैज सेल वॉल एज द आउटर मोस्ट कवरिंग। कहाँ पे तुम देख रहे हो? सर एक सेकेंड, हम बुक निकालते हैं। पेज नंबर बताऊंगा, पेज नंबर बताओ, हम देख लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं लिखा कि प्लांट सेल हो गया था। इसमें एक लाइन बस ये लिखा हुआ है कि स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। हाँ ये चीज तो किया है वो, ठीक है, बट एनिमल्स एंड प्लांट सेल में ऐसा तो सर उसके ऊपर में एक लाइन भी दिया हुआ कि he also concluded based on his studies, he also concluded based on his study on plant tissue that is presence of cell wall is a unique character of plant। अच्छा एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस कर दो, वो जो हम प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल बताए थे ना, वो स्केलेटन में काट के स्वान में कर देना, वही किया था, स्टेटमेंट वही बता रहा है, ठीक है, तो वो उल्टा हो गया, उसको कर देना बस, बाकी बात सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसको वहां पे स्क्रीनशॉट लिए होगा तो कहीं वो पे लिख लो बुक्स में, आई मीन कॉपी में, कि स्वान सेल ये बताया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल से हम पता कर सकते हैं कौन प्लांट सेल है कौन एनिमल सेल, तो वही चीज वो बता रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब ठीक। और कुछ दीक्षा? सर नीट में क्वेश्चन आया था सर ऐसे ही कि बोला था स्केलेटन जो थे वो प्लांट का किए थे, तो वो प्लांट का नहीं, और स्वान जो थे वो एनिमल और प्लांट दोनों का किए थे, तो उनका दोनों या बॉटनी और जूलॉजी दोनों, तो वो ऐसा था। एक्चुअली में ऐसा क्वेश्चन तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट किया, हम तुमको क्लियरली बताते हैं वहाँ क्या लिख रहा है। प्लांट सेल का डिस्कवरी मेनली स्केलेटन के मतलब के नाम पे जाता है, स्वान मेनली एनिमल है। जब एनिमल सेल का डिस्कवरी हुआ तो वो बोले, प्लांट सेल को भी मतलब ऑब्जर्व किया और वो बोले, ठीक है, दोनों का प्लांट एंड एनिमल का जो बॉडी बना हुआ है वो सेल से ही बना है, लेकिन तब तक स्केलेटन इस चीज का डिस्कवरी कर चुके थे, तो स्केलेटन क्लेम किए थे कि नहीं हम तो प्लांट सेल किए हुए हैं, तभी दोनों मिला कि नहीं हम सेल थ्योरी दोनों मिल के देते हैं, नहीं तो उसका वो नहीं होता ना, क्योंकि प्लांट सेल पहले डिस्कवरी हो चुका था, ठीक है, दोनों एक ही ईयर में हुआ था, बट पहले स्केलेटन हुआ था, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा बोला गया और कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर।
हाँ, तो अगर क्वेश्चन वगैरह होगा, अगर वैसा कंफ्यूजन होगा तुम हमको भेज देना, हम देख के कंक्लूजन बता देंगे उसमें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये लिखा हुआ है कि प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों का जो बॉडी है सेल से बना है, ये ऐसा लिखा है, लेकिन प्लांट सेल का डिस्कवरी कौन किया है ये सिर्फ और सिर्फ स्केलेटन में लिखा है, तुम देख लो, ठीक है ना। तो थोड़ा लाइन को भी समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन शॉट ले लिए होगे सब, ठीक है। तो हम लोग फिर आगे थोड़ा बढ़ते हैं क्या, चलो इसका स्टेटमेंट लिखना है ना मॉडर्न का, 4-5 पॉइंट है उसको लिख देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको स्क्रीनशॉट तुम लोग ले सकते हो आराम से। एक चीज और तुम लोग को हम जरूर बताना चाहेंगे, हम इस चैप्टर में तुम लोग को प्रोकैरियोटिक का कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि बैक्टीरिया में हम प्रोकैरियोटिक बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो सारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोकैरियोटिक का ही है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में बस एक ही आता है किंगडम, वो है मोनेरा, और उसमें बैक्टीरिया एग्जाम्पल है, तो बैक्टीरिया में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल का ही है। तो इसलिए क्योंकि इसमें अगर तुम पढ़ोगे भी एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे तो वहां पे तुमको दिख जाएगा राइबोसोम वगैरह जो भी यहाँ पे लिखवाए हैं वो तुमको वहां पे मिल जाएगा, तो तुम वहां से उसको पढ़ लेना। हम डायरेक्टली यूकैरियोटिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको ये मॉडर्न सेल थ्योरी लिखा देते हैं, ठीक है। पहला जो है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पहला पॉइंट है ये। दूसरा होगा, देखो एक और चीज है, कभी कभी कहीं कहीं मॉडर्न सेल थ्योरी में स्ट्रक्चर को अलग कर देता है, फंक्शनल को अलग कर देता है, मतलब हम एक पॉइंट में लिख दिया कहीं कहीं 2 पॉइंट बना देगा, तो उसको मतलब उसमें भी कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही चीज है। उसके बाद है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ one or more than, सभी पॉइंट पता है, all cells are arises from pre-existing cells और products of things। नेक्स्ट है genetic information is stored, genetic information is stored and expressed inside cell, genetic information या genetic material is transferred from one generation to next generation through cell। क्योंकि गैमेट को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे सेक्स सेल, उसमें भी न्यूक्लियस है, उसमें डीएनए वगैरह है, तो वो हो जाता है, ठीक है। Depend upon requirement, cells are modified, cells get modified। Cells are basically totipotency in nature,
टोटीपोटेंसी पोटेंसी का मतलब समझते हैं, कोई एक सेल नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकता है, ठीक है। यही है, 6-7 है। उसके बाद है बहुत सारा, ज्यादा हम नहीं लिखा रहा है, ये सब इम्पोर्टेंट है, हम लिखा दिए, ठीक है। ये इसको नोट कर लो। ग्रोथ वगैरह में भी सेल का ही काम होता है, डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ग्रोथ ऑफ सेल इन्वॉल्व ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल भी लिख सकते हो, भी लिख ही देते हैं। ग्रोथ ऑफ सेल्स इन्वॉल्व growth और multiplication of cell ऐसा चीज, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो जल्दी, तक से दिख रहा है नीचे वाला? नीचे का नहीं दिख रहा। एक सेकंड, अब दिख रहा होगा। दिख रहा है? हो गया, ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया? अरे रिप्लाई तो करो सर। हाँ बोलो। सर 6 पॉइंट समझाइए ना सर एक बार। डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट, अच्छा बता देते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लिए सब? यस सर। हाँ ठीक है, बोलो जल्दी वो थोड़ा सा इसमें कठिनाई है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो 6 नंबर बोल रहा है डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट होगा, सेल्स गेट मॉडिफाइड। देखो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग क्यों बोले, क्योंकि सेल का जो है अपना अपना मॉडिफिकेशन भी है, ठीक है। मॉडिफिकेशन कैसे, जैसे मान लो अमीबा है, उसका सेल मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर सीडोपोडियम कन्वर्ट हो जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है, ठीक है। बहुत सारा सेल है जो अटैचमेंट का काम करता है। इस तरह का जो प्रोसेस है, मतलब मॉडिफिकेशन उसका, वो भी कहीं ना कहीं सेल का प्रॉपर्टी सेल थ्योरी में स्टेट किया गया है, यही है, ठीक है। एक और चीज देखो हम लोग को ये बात पता है कि अगर हम लोग जो भी पढ़े अभी हम लोग को सब कुछ समझ में आ गया कि अगर जिंदा रहना है तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कम से कम होना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वायरस के केस में सेल थ्योरी जो है वो काम नहीं करता। ऐसा क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी काम नहीं करने का एक मतलब सिंपल सा एक चीज है कि हम लोग वायरस को जो है बॉर्डर लाइन पे रखे हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वायरस जो होता है जब तक उसको कोई लिविंग होस्ट सेल नहीं मिलेगा या लिविंग होस्ट ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, तब तक उसका मेटाबॉलिकली वो इनएक्टिव होता है। जब तक उसको होस्ट सेल नहीं मिलेगा तब तक वो इनएक्टिव है। लेकिन जैसे ही जाएगा अंदर, अपना जो है एक्टिविटी डिवीजन वगैरह जो भी मैकेनिज्म है वो स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण उसको बॉर्डर लाइन पे रखा गया। अगर ऐसा पूछ दे कि क्यों बॉर्डर लाइन पे रखा गया, तो रीजन तो पता है, क्योंकि लेकिन उसका मेन अगर रीजन है तो क्योंकि वो सेल थ्योरी का जो भी स्टेटमेंट है उस पर फिट वो नहीं बैठता, इसीलिए वो बॉर्डर लाइन पे रखा गया है। यही चीज है, ठीक है। ये है तुम्हारा सेल थ्योरी। अब इसमें हम लोग ऑलमोस्ट साइंटिस्ट वगैरह समझ गए। एनसीईआरटी भी तुम लोग के सामने था, तो जो डाउट था पूछ लिए, बहुत अच्छी बात है। एनसीईआरटी हमेशा लेके बैठा करो, क्योंकि बहुत कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम मतलब नहीं समझ में आता है, तो अभी सेशन कंटिन्यू में हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बाद में पढ़ेंगे बाद में समझेंगे, तो बाद का बाद ही रह जाता है, तो अच्छा बात है एनसीईआरटी लेके बैठे। अब हम लोग आते हैं ओवरव्यू ऑफ सेल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ओवरव्यू ऑफ सेल है। हाँ बोलो सर एक पॉइंट पूछना था सर, ये कि सर जेनेटिक इंफॉर्मेशन stored and expressed inside the cell। सर कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल कौन है? सर डीएनए। हाँ अब समझ में आया? हाँ सर वो stored तो समझ में आया सर, expressed inside the cell सर वो नहीं समझ आ रहा है। एक्सप्रेस करने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेस मतलब वो दिखाता है, जैसे स्किन कलर, हेयर कलर, वो एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक्सप्रेस है जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है। वही चीज है, हाइट है वगैरह जो भी है, हम लोग जेनेटिक्स में ऐसे भी, और आने वाले 12th में तो खैर बहुत बड़ा चैप्टर है, 2 चैप्टर में इसको कंप्लीट किए, तो वहां भी पढ़ेंगे। तो सिंपल है, डीएनए क्या है?
जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है तो कहीं ना कहीं जेनेटिक कैरेक्टर को वो कंट्रोल करेगा, एक्सप्रेस भी करेगा, स्टोर भी करेगा, दोनों काम करेगा। स्टोर क्यों? क्योंकि जब ट्रांसफर होगा तो वो अपस्ट्रीम में चल जाता है, तो स्टोर करेगा तब ना उसको भेजेगा आगे, ये भी है, ठीक है। और एक्सप्रेस तो देख ही रहा है हम लोग के कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्किन कलर, आई कलर, हेयर कलर, बहुत सारा है, ठीक है। तो ये कॉमन था जो बताएं। अब हम लोग ओवरव्यू ऑफ सेल पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड, देखो अब यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है कि जो कॉमन चीज है, ठीक है, हम ओवरव्यू जो एनसीईआरटी का टॉपिक है, चीज है जो थोड़ा डिफरेंट है, वो हम लोग को पढ़ना है। उसका हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सेल में शेप एंड साइज के हिसाब से अगर बात करते हैं तो ये तुम लोग जानते हो कि स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। उसके अलावा एनसीईआरटी का पेज नंबर तुम जस्ट उसके बगल वाला पेज जो है 127 में जाओ, तो वो देखो वहाँ बगल में 3-4 6 फिगर है जिसमें सबका शेप एंड साइज दिया है, उसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि शेप एंड साइज हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग डिफर करता है, वायरस, बैक्टीरिया, पीपीएलओज वगैरह जो भी है ये। हाँ, लेकिन 3 चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हम लोग पढ़ते हैं कि लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिजिक, लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल एंड स्मॉलेस्ट सेल इज अ माइकोप्लाज्मा, जिसका नाम दूसरा है पीपीएलओ। अच्छा, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है बता सकते हो कोई? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोनिमोनिया, और हाँ ठीक है, पीपीएलओ जो कि एक तरह का बैक्टीरिया ही है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग उसमें, और ये हम लोग पहले पढ़े हैं, माइकोप्लाज्मा हम पहले पढ़ाए हैं, तुम लोग देखने में लिखाया भी है कि माइकोप्लाज्मा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव कर सकता है। वो बहुत ही ज्यादा मतलब एज ए पैथोजेनिक ही काम करता है, डिजीज कॉज करता है प्लांट एनिमल में। तो ये सब चीज हम पहले बताएं, ये चीजें। अब ओवरव्यू में आते हैं तो कुछ कुछ चीज है जो समझना है। ओवरव्यू मतलब कि सेल का कंपोनेंट हम लोग को देखना है। तो मेनली हम लोग का जो सेल का कंपोनेंट है, सेल का कंपोनेंट, तो वो 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो मेरा आउटर कवरिंग है, और इसी को बोला जाता है क्या, इसी को नहीं बोला जाता है, मतलब आउटर कवरिंग है सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल लिविंग सेल में है और सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दोनों लिविंग सेल में है, दोनों यूकैरियोटिक टाइप ऑफ में प्रेजेंट होता है, लेकिन एक प्लांट सेल में, एक एनिमल सेल में, ये तो समझ रहे होगा। दूसरा है साइटोप्लाज्म, इसको हम डिफाइन करेंगे, अभी अच्छे से समझना है। एंड तीसरा है हमारा क्या, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जब टाइम आएगा तब न्यूक्लियस हम लोग समझेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे मेनली हम लोग को सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन है, प्लांट एनिमल दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट में एक एक्स्ट्रा जो प्रोटेक्टिव लेयर है, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है, उसको हम लोग सेल वॉल बोलेंगे, ठीक है। तो वो प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में डिफरेंस है। साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं साइटोसोल, एक को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स। तो साइटोसोल क्या, तो साइटोप्लाज्म जब पढ़ोगे, साइटोप्लाज्म का जो डिफिनेशन होता है वो क्या होता है कि इट इज अ जेली लाइक ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड अ सेल। और उसी जेली लाइक सब्सटेंस में जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो एम्बेडेड होता है। ये चीज है, जैसे मान लिया जाए कि हम एक बॉल कटोरी लेते हैं और उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं, ग्रीस भर देते हैं और उसमें सॉलिड पार्ट को एम्बेडेड कर दिया, तो सॉलिड पार्ट इज सेल ऑर्गेनेल्स, और जो जेली लाइक है, जो ग्रीस हम बोल रहे हैं, वो है साइटोसोल। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, साइटोसोल का क्या काम है, तो साइटोसोल का काम होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड सेल। सपोज इट मान लिया जाए ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये हमारा ईआर है और ये गोल्गी बॉडी है। सपोज इट मान लो ईआर से कुछ प्रोड्यूस था गोल्गी बॉडी में जाना है, तो कौन लेके जाएगा, तो साइटोसोल। अब इसी साइटोसोल में जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल है वो 2 तरीके से होता है, एक को बोलते हैं रोटेशन और एक को बोलते हैं सर्कुलेशन मोशन या मूवमेंट, सर्कुलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। या फिर हम लोग सर्कुलर बोला गया है, इसको सर्कुलर भी बोल सकते हैं, सर्कुलेट करता है, सिंपल सर्कुलर या रोटेशन। रोटेशन में क्या होगा, सर्कुलर में क्या होगा,
जैसे मान लो ये कोई सेल ऑर्गेनेल्स है, उसके चारों बगल कोई अगर मूव कर रहा है तो वो हो गया रोटेशन, और अगर पूरे साइटोप्लाज्म में मूव कर रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्कुलेशन। डिफरेंस पता चला? क्या बताए, सेल ऑर्गेनेल्स के चारों बगल अगर कोई मूव कर रहा है मॉलिक्यूल, तो वैसे मूवमेंट को रोटेशन, एंड पूरे साइटोप्लाज्म में अगर जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेशन या सर्कुलर मोशन बोला जाता है, और इसी के कारण वो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल करवाता है। जैसे बताया इंडोक्राइन रेटिकुलम हमारा यहाँ है, उसको मूव करा के गोल्गी बॉडी में दूसरे जगह पहुंचाना है, तो यहाँ पे सर्कुलेशन, और अगर कोई सेल ऑर्गेनेल है उसके चारों बगल घूम रहा है तो वो रोटेशन। तो ये चीज है। सेल ऑर्गेनेल एक ऐसा पार्ट है जो सिंथेसाइजिंग, फॉर्मेशन, कुछ इंपॉर्टेंट फेनोमेना जैसे स्टोरेज, फोटोसिंथेसिस, इस तरह का प्रोसेस का काम किसका है, सेल ऑर्गेनेल्स का। और अगर सेल ऑर्गेनेल्स काम नहीं करेगा तो बहुत ऐसा मैकेनिज्म है, बहुत ऐसा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है जो कि नहीं हो पाएगा कंप्लीट, और वो नहीं हुआ तो सेल जो है वहां डिसफंक्शन या डेड हो सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, सपोज दैट किसी सेल में किसी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया को हटा दो, एनर्जी बन पाएगा? नहीं। राइबोसोम को हटा दो, प्रोटीन बनेगा? नहीं, क्योंकि सबका अपना अपना फंक्शन है, तो वो भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनेल? बताओ। समझ गए ना सारे? कोई समझ गए? यस सर। यस ठीक है, तो यही है तुम्हारा सेल कंपोनेंट ऑफ सेल। कुछ कुछ है जो हम लोग को कॉमन दिखता है, कुछ कुछ है जो एब्सेंट है, वो थोड़ा सा हम लोग अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं। तो अब हम लोग का जैसे कुछ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स है जिसका हम नाम ले रहे हैं, जैसे राइबोसोम। ठीक है, तो राइबोसोम जो है ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो दोनों में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल में। हम ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि पहले भी तुम लोग जानते होंगे कि प्रोकैरियोट्स में होगा तो 70s होगा, एंड यूकैरियोट में होगा तो 80s में प्रेजेंट होता है, और इसका दो अलग अलग सब यूनिट है। इवन कि प्रोकैरियोट का जो सब यूनिट है वो 70 है, 70 जो होता है वो सब यूनिट के तौर पे ये 50 और ऊपर 30s में ये दोनों सब यूनिट है, ये भी ऐसा आएगा, ये भी ऐसा आएगा। और जब इसका सब यूनिट देखेंगे तो इसका 60s एंड इसका 40s। अब तुम लोग समझ गए कि सर यहाँ 50 और 30 तो हमारा 80 हो जाएगा, तो यहाँ 70 क्यों लिखा हुआ? तो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जब ये जुटेगा ना तो उस टाइम पे कुछ यूनिट जो होता है वो यूज हो जाता है, तो अल्टीमेटली 70s यूनिट इसको बोल सकते हैं। और देखो, और उसका कुछ कुछ डिफरेंशिएशन सॉरी मतलब जैसे 50 ही है तो पूरा 50 जो हम बोले हैं उसमें दो तीन तरीके का है राइबोसोम। ठीक है, तो उसी के कारण ये होता है। और इसमें भी सेम है, इसमें भी अगर 40s लिख रहा है तो वो स्मॉलेस्ट एंड 60s लार्जेस्ट यूनिट, और दोनों जब मिलेगा और mRNA के साथ मिलेगा ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये दोनों में प्रेजेंट है। और राइबोसोम इज ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स, इसको याद रखना, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स कोई ना कोई मेम्ब्रेन बॉन्डेड से, या तो सिंगल हो या तो डबल हो, वो बाउंडेड रहेगा ही रहेगा। लेकिन कुछ ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स होता है जो विदाउट मेम्ब्रेन बॉन्डेड सर्वाइव करता है या प्रेजेंट होता है, उसके लिए राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल है। सॉरी, राइबोसोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, राइबोसोम होता है नॉन मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस। अब एक सवाल उठता है कि आखिर सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं तो इसका शेप वगैरह भी लिखते हैं हम लोग कि ये ग्रैनुलर शेप का होता है। तो ग्रैनुलर शेप का आखिर क्यों लिखा गया? एक्चुअली ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन है, माइक्रोस्कोप में रख के देखा गया तो ये ग्रैनुलर लाइक था, इस तरह से सर्कुलर लाइक था ये, तो वो लिख दिया उसको ग्रैनुलर। जैसे मान लो ये दे दिया, ठीक है, तो ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं न्यूक्लियोलस का, वो भी ग्रैनुलर में ही, इस तरह से ग्रैनुलर में ही प्रेजेंट होता है। तो एक और चीज है कि आखिर इतना शेप एंड साइज कुछ ना कुछ तो मेंटेन हो ही रहा है, ऐसा नहीं कि ये मेंटेन नहीं, ऐसा नहीं स्कैटर्ड है भाई, एक साथ में ही है। तो एक चीज ध्यान रखना कि साइटोस्केलेटन, एक चीज हम लोग पढ़ेंगे जो कि उसमें प्रोटीन्स वगैरह प्रेजेंट होता है,
वो एक्चुअली में फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है ये सबको। तो यहाँ पे ये चीजें। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो तुम लोग को बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखना। तो ये दो राइबोसोम के बारे में तुम लोग जान जाओ कि राइबोसोम जो होता है, हम अभी बताए, राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट है, प्रो एंड यूकैरियोटिक। तो प्रो में 70s है एंड यूकैरियोटिक में क्या है, 80s है। उसके बाद कुछ ऐसा चीज है जो सिर्फ एनिमल सेल में है, कुछ ऐसा चीज है जो प्लांट सेल में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर प्लांट सेल की बात करें तो वैक्यूल, प्लास्टिड्स, ये सब एक ऐसा चीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। अब अगर हम एनिमल सेल की बात करते हैं तो अब देखो वैक्यूल के बारे में भी तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होगे, प्लास्टिड्स के बारे में भी जानते होगे क्योंकि ये 9th में था, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो ब्रीफ कर देते हैं क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे। प्लास्टिड्स पिगमेंट प्रोवाइड करता है मैक्सिमम, जैसे ग्रीन कलर है या फ्रूट एंड फ्लावर का कलर होगा, तो सारा प्लास्टिड्स का काम। और वैक्यूल जो है एक तरह का ऐसा सेल ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट सेल को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है, ये भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं एनिमल सेल। तो एनिमल सेल में एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट सेल में नहीं है, वो है सेंट्रियोल। और बता दो सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट है। सेंट्रियोल तो पता चल गया एनिमल सेल में प्रेजेंट है, लेकिन एक ऐसा एनिमल सेल है, एनिमल सेल का टाइप है, उस सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। कोई आंसर कर दो। अच्छी बात है, अब बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। सर क्वेश्चन फिर से रिपीट कीजिए ना सर। जैसे हम लोग का बॉडी में बहुत सारा सेल है, सपोज दैट, ठीक है, हम लोग का एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल में सेंट्रियोल होता है, लेकिन एनिमल बॉडी में बहुत ऐसा सेल है, दूसरा डिफरेंट टाइप सेल है, तो उसमें से कोई एक ऐसा सेल है जिसमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। सबसे पहले सेंट्रियोल का फंक्शन बता दो मुझे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल यामिनी, पुष्कर बताओ, और सब भी बताओ। और सब भी बताओ, विवेक है, उसका श्रेया है, दीक्षा है, आयुषी है, बताओ क्या होता है सेंट्रियोल का फंक्शन। आयुषी, श्रेया बताओ। सर क्रोमोसोम को शायद ये सेपरेट करता है सर। चलो ठीक है हद तक, बट एग्जैक्टली हम बता देते हैं। सेंट्रियोल जो है डायरेक्ट तुम लिख सकते हो सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, ठीक है। और जब सेल का डिवीजन होता है तो वहां पे जरूरत पड़ता है स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रियोल करता है। इसी का दूसरा चीज है सेंट्रोसोम, जो कि सेंट्रोसोम के अंदर में सेंट्रियोल है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा, तभी क्रोमोसोम सेपरेट हो पाएगा, और जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करेगा वो सेंट्रियोल करेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में है। और दूसरा जो क्वेश्चन पूछे थे, कौन ऐसा एनिमल सेल है जिसमें सेंट्रियोल नहीं होता है, इसका मतलब वो कहाँ पे, सेंट्रियोल मतलब कौन से सेल में नहीं है, तो ध्यान रखना नर्व सेल में ये नहीं होता है। इसीलिए ब्रेन के पार्ट को हमेशा बोला जाता है कि आप इंजरी से बचाइए, क्योंकि अगर नर्व सेल डिस्ट्रॉय हो गया, डिजनरेट हो गया, तो फिर से डिवाइड नहीं हो सकता है, क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट है। और सेंट्रियोल अगर एब्सेंट है तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, और स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग के बॉडी में तो चोट लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ब्रेन जो है हमारा, जो 80% मतलब नर्वस टिश्यू जो ऑक्युपाई करता है, वो हमारा ब्रेन है। इसीलिए बोलता है कि ब्रेन को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए बोलता है हेलमेट लगाइए वगैरह जो भी है यही। क्योंकि अगर ब्रेन में चोट लग गया और नर्वस सेल डिजनरेट कर गया तो वो डिवीजन नहीं कर पाएगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेंट्रियोल। ये कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में डाल लो। इस तरह का क्वेश्चन मेडिकल में डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन ऐसा सेल ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट सेल में
सॉरी एनिमल सेल में है और सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। 2-3 क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के पूछ सकता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखो। यही है तुम्हारा एक तरह का ओवरव्यू, ठीक है। सर और इसमें हाँ बोलो। तो स्पाइंडल फाइबर क्या होता है सर? अच्छा, स्पेंडल सेल डिवीजन में समझ में आएगा, वैसे हम बता देते हैं। मान लो ये सेल है तो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम है ये। तो क्रोमोसोम को क्या होता है ना, जब डिवीजन होना तो पहले क्रोमोसोम को अलग करना पड़ेगा। तो ये देखो इस तरह जो फाइबर बना ये स्पिंडल फाइबर है। अब ये दोनों खींचेगा, ये आई मीन अपने, इसको हम लोग पोल बोलते हैं, तो ये अपने पोल की तरफ खींचता है। तो वो जो फाइबर बना ये स्पिंडल फाइबर है, तो वही फाइबर इसको खींचेगा। तो हम लोग सेल साइकिल में पढ़ेंगे, ये अभी ब्रीफ थोड़ा सा समझ लो, ठीक है। ऐसा ही होता है स्पिंडल फाइबर। थैंक हम यू। लोग वहाँ पे सेल साइकिल सेल डिवीजन में एकदम एग्जैक्टली वहाँ पढ़ना है, क्योंकि किस फेज में स्पिंडल बनेगा, किस फेज में कहाँ जाएगा क्रोमोसोम, वो पढ़ना है। बट अभी ये है कि ये फाइबर है जो इसको दोनों को क्रोमोसोम को जोड़ के रखा है, और ये खींचना फिर स्टार्ट कर जाएगा, क्योंकि सेल डिवीजन में बहुत सारा फेज है, ठीक है। तो ये एक फेज बचता है जिसको हम लोग मेटाफेज बोल सकते हैं, ये चीज, ठीक है। तो ये है स्पिंडल फाइबर का, ठीक है। और दूसरा, इसमें ओवरव्यू को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ना, कि उसमें बहुत कुछ छोटा छोटा चीज है जो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन वगैरह जो तुम लोग जानते हो। और रिवीजन इसलिए करने बोल रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत कुछ लाइन में चीज लिख दिया है जो कि हम लोग को नहीं समझ में आता है, और वही चीज समझना है इसमें। हाँ, एक और चीज है, सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह इसमें ठीक दिया हुआ है, न्यूक्लियस वगैरह सब चीज तो हम लोग जान गए। एक और इसमें है साइटोप्लाज्म का काम क्या होता है। तो ध्यान रखना कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा एरिना है सेल का जहाँ पे मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। और मेटाबॉलिक का रुको 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 कैसे क्या एक कनेक्शन सब चलेगा नहीं, तो ठीक है, थोड़ा सा है। तो हम बता रहे थे कि क्या बता रहे थे, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का हम बता कि साइटोप्लाज्म सेल का एक ऐसा मेन एरिना बोलो या एरिया बोलो जहाँ पे सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है। और मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहने का मतलब सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन जो है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। ये हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दोनों आता है, तो उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। या तो ब्रेकडाउन होगा कुछ केमिकल रिएक्शन में, या तो कुछ फॉर्मेशन होगा। तो फॉर्मेशन वाले को एनाबॉलिक, एंड अगर कुछ ब्रेकडाउन हो रहा है तो उसको हम लोग कैटाबॉलिक बोलते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म है। और ये पूछता है कभी कभी कि मेन एरिना ऑफ सेल वेयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकर, तो वो होगा साइटोप्लाज्म। ओवरव्यू वाले में है, उस टॉपिक में अच्छे से उसको पढ़ना। और कुछ कुछ है जो इम्पोर्टेंट, जैसे सेंट्रियोल वगैरह बताए, एनिमल सेल में कौन है, प्लांट सेल में कौन है, ये सब चीज याद रखना। राइबोसोम के बारे में वहीं पे लिखा हुआ है कि दोनों जगह में प्रेजेंट होता है ये यूकैरियोट प्रोकैरियोट। ओवरव्यू को पढ़ के आना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग प्रोकैरियोटिक नहीं पढ़ाएंगे, हम पहले ही बोल दे रहे हैं। और जिसके पास नोट्स नहीं है वो प्लीज वीडियो देख लेना प्रीवियस का। और अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है, क्योंकि हम बैक्टीरिया जब सिग्नम मोनेरा पढ़ा रहे थे तो पूरा कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा दिए थे प्रोकैरियोटिक का। प्रोकैरियोटिक ही क्या है, मोनेरा है। और तो इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्रोकैरियोटिक सेल का होगा वही मोनेरा का होगा, तो वहीं पे पढ़ा दिए थे। बाकी बात अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम होता है, एनसीईआरटी में भी प्रॉब्लम होता है, तो तुम डिस्कस के तौर पे कर सकते हो। बट नेक्स्ट क्लास में जो स्टार्ट करेंगे यूकैरियोटिक टाइप से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसको ध्यान। यूकैरियोटिक टाइप से स्टार्ट करेंगे तो यूकैरियोटिक से ही चलेंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग वहां पे एग्जैक्टली देखेंगे कि यूकैरियोटिक में कौन कौन सा कहाँ कैसे कैसे उसका डिटेल स्टडी करना है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी वगैरह सब देखना है, ठीक है। तो उसको ध्यान रखना। समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और ओवरव्यू जरूर पढ़ लेना बाबू लोग, नहीं तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो अपने साइड में मतलब बुक के ही साइड में लिख लेना, इस तरह का कुछ कुछ पॉइंट तुम लोग को मिलेगा, जरूर लिखना। और क्योंकि क्वेश्चन बनता है, बार बार बोलते हैं मेडिकल में जब भी क्वेश्चन पूछता है इस तरह का इन्फॉर्मेशन से जरूर क्वेश्चन पूछता है, तो इम्पोर्टेंट है। ओवरव्यू से तो कुछ ना कुछ जरूर पूछ देता है, हर एक साल के बाद हर एक इंटरवल एग्जाम में होता है, ठीक है। इस साल नहीं पूछा तो अगले साल कुछ ना कुछ डाल ही देता है, तो है, ठीक है। शेप एंड साइज वगैरह याद जरूर करना, ठीक है।
और फिर हम लोग प्रोक्रियोटिक भी, तुम लोग जो भी नहीं क्लास कर पाए हो अनफॉर्चुनेटली, तो वो लोग क्या करोगे, एक रिव्यू कर लेना, रिवाइज कर लेना, रीडिंग कर लेना प्रोक्रियोटिक का। कोई भी अगर समझ में नहीं आएगा तो डिस्कस के तौर पर हम लोग कर लेंगे, खत्म हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यूक्रेटिक से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज रहने दो, नेक्स्ट क्लास से फिर स्टार्ट करेंगे फ्रेशली। ठीक है।